नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज एनसीईआरटी की जो किताब है और अध्याय 11 नए साम्राज्य और राज्य, और इस पार्ट में से मैं आपको जो टेस्ट सीरीज करवाने जा रही हूँ, जो पार्ट के अंतर्गत जो कई सारे प्रश्न थे, तो वो प्रश्न जो है सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और ये जो एनसीईआरटी की किताब जो है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत, जो पाठ 11 है नए साम्राज्य और राज्य, ये पाठ का नाम हुआ। तो हम पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर आते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहला है, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, जो हरिसेन है निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो इसका जो ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, समुद्रगुप्त। ये उत्तर सही है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इस प्रश्न का जो सही व्याख्या जो है, जो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का कवि, दरबारी कवि था। तो इस प्रश्न की व्याख्या हुई। अब दूसरा प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये यहाँ पे प्रश्न है और इसका जो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, समुद्रगुप्त। ये सही है इसका उत्तर। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था और इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त जो है कहा गया था। और प्रशस्ति का जो अर्थ होता है प्रशंसा, और इसमें जो उसकी विजयों का जो वर्णन है, इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। और इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की गई। तो इसके बारे में ये बताया गया। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न तीसरा है, हरिसेन द्वारा विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें यहाँ पे नहीं बताना है। ए है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के सभी 9 शासनों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बी, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसका जो सी है, समुद्रगुप्त के राज्य पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का जो है पालन करते थे। और डी है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी जो है वो सही है। बी उत्तर सही है ये, कि जो अपने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये सही उत्तर है। अब हम आते हैं प्रश्न और इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या की बात आते हैं। जो कथन ए, सी और डी सही है, परंतु जो बी है गलत है, क्योंकि जो दक्षिणापथ के जो 12 राजाओं ने हराने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था कि समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। और जो समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तरी पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक
राज्यों के बारे में घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे और समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और बाह्य इलाके, जो बाहर के जो इलाके हैं, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे और इसमें श्रीलंका के शासक भी थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का जो विवाह उससे किया। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब हम आते प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजधिराज की उपाधि धारण की गई थी? तो इसका ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी कुमारगुप्त। और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 2 और 4। तो जो इसका सही उत्तर है, इसका बी उत्तर सही है, केवल 1 और 2, ये सही होगा। और अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजधिराज की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में ही मिलता है। तो और समुद्रगुप्त की जो माँ कुमार देवी थी, जो लिच्छवी गण की थी। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पे। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। बी उत्तर सही है। बी क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये उत्तर सही है। अब हम इसकी व्याख्या पे आते हैं। जो व्याख्या बताई गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है और उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को परास्त किया। इस प्रश्न का ये उत्तर हुआ। और अब हम आते हैं प्रश्न 6 पे। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी व्याख्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हुआ। अब आते प्रश्न 7 पे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल ही। और इसका जो ए ऑप्शन है वो है कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विष्णुगुप्त और डी जो है वो है हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी उत्तर सही है, हर्षवर्धन। अब इसकी व्याख्या है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, ये आते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हर्षचरित लिखी और जिससे हर्ष के शासन काल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया है। तो ये प्रश्न 7 हुआ। अब हम आते प्रश्न 8 पे। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? ए फायान, बी हेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी डियोनीसियस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है वेदसांग, ये उत्तर सही है। अब आते हैं व्याख्या पे। चीनी तथा यात्री श्वेतसांग हर्ष के काल में भारत आया। वह काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा और उसने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन भी दिया उन्होंने।
तो ये इसका उत्तर हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न 9 पे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है पुलकेशिन, बी पुलकेशिन 2, पहले में है पुलकेशिन 1, दूसरे में बी में है पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1 और फिर इसके बाद है विक्रमादित्य 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है प्रश्न 9 का सही उत्तर है बी पुलकेशिन 2 द्वितीय। तो ये सही उत्तर है। अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पे कि व्याख्या कैसे दी हुई है, किस तरह से बताया जा रहा है। जो मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। तो ये इस प्रश्न की व्याख्या हुई। अब हम आते हैं प्रश्न 10 पे, अंतिम प्रश्न ये, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है पहला है ए सातवाहन, बी चालुक्य, सी पल्लव, डी चोल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी पल्लव। अब इसकी व्याख्या है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से होकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। और इस प्रश्न का मैंने जैसा कि बताया आपको सी सही है। तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी तक अपने दोस्तों को सभी तक इस मेरे यूट्यूब लर्निंग चैनल को उन तक पहुंचाने का प्रयास करें जो मैं इस तरह के प्रश्न लेकर आ रही हूं, तो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी का धन्यवाद।